राज खबर लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बातचीत करने को इकट्ठा हुए हैं कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, और उस अगर वो नहीं होंगे तो किसके होने की संभावना है। इस बारे में हम विस्तार से अपने साथियों के साथ डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं अखिलेश अखिल, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ हैं बाबा ब्रिजेंद्र, संपादक स्वराज खबर, और रितेश जी। हाँ अखिलेश जी, आप क्या संभावना देखते हैं, क्योंकि अब कुल मिला के लाल कृष्ण आडवाणी ही सबसे सीनियर नेता है भाजपा के, और भाजपा का बड़ा रोल रहेगा अगले राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप क्या देखते हैं कि आडवाणी जी को इसलिए बाहर रखा गया है कि वो राष्ट्रपति बने? नहीं, आडवाणी जी तो नेचुरली भाजपा के बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, लेकिन आडवाणी जी की बात सुन कौन रहा है। अब देख ही रहे हैं कि संसद में भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनको जो है भाजपा के भीतर एक वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनी हुई है। तो आडवाणी जी भाजपा के भीतर आदर के पात्र केवल कहने के लिए रह गए। उनको कोई पूछ नहीं रहा है। आडवाणी जी की कुछ चल नहीं रही, आज से नहीं, वो जब 2013 से ही, जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में जब राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, आपको याद है गोवा में जो घटना घटी, तो उसी समय से वो तो अब बिल्कुल नीचे ढकेल दिए गए हैं। जो वर्तमान भाजपा की जो राजनीति है, हमको लगता है कि उसमें आडवाणी जी के लिए स्पेस न के बराबर रह गया है। अब जहाँ तक राष्ट्रपति बनने की बात है तो बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैंडिडेट अपना बनाती है कि नहीं बनाती है। लेकिन संसद में जिस तरह से उनको बोलने नहीं दिया गया, वो चाह भी रहे थे कि कुछ बोले, संसद चले, उसको लेकर भी बड़े गंभीर थे, परेशान थे। अब मान लीजिए कई लोग इसमें एक राजनीतिक पेच देख रहा है, माने लोगों के बीच एक बात है कि चूँकि आडवाणी जी काफ़ी सीनियर आदमी हैं, तो अब ये संसदीय मामलों में कुछ नहीं बोले, चूँकि उनका एक कैंडिडेचर जो है राष्ट्रपति के रूप में लोग देख रहा है। कौन देख रहा है ये अभी हमको समझ में नहीं आया है। जून जुलाई में उसकी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो जाहिर सी बात है एक भाजपा के भीतर उनके नाम पर आम सहमति बन सकती है, लेकिन जिनको डिसीजन लेना है वो, अब आडवाणी जी को लेकर क्या उनका डिसीजन होना है, ये तो बड़ा कहना भी मुश्किल लगता है। अगर आडवाणी जी नहीं हैं, सपोज आपके राजनीतिक माहौल को देखते हुए आप सोचते हैं कि आडवाणी जी कोई चांस नहीं है, तो कौन हो सकता है भाजपा? नहीं, मैं चांस की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल वो एक कैंडिडेचर है और बनना भी चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो उनके माने बीजेपी के भीतर तो सबसे वरिष्ठ और सबसे माने सिद्धांत वाले नेता वही माने जाते हैं और उस पद के काबिल भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आडवाणी जी उसको डिजर्व करते हैं। आडवाणी जी को मिलना चाहिए, बीजेपी को इस पर बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और आडवाणी जी की पूरी जो राजनीति है उसको हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा ब्रिजेंद्र जी को ज़्यादा जानकारी है, और वो ब्रिजेंद्र जी ज़्यादा आडवाणी जी को की राजनीति को ज़्यादा समझते भी हैं। बाबा ये बताइए कि अगर आडवाणी नहीं तो कौन? जैसे इन्होंने अखिलेश जी ने विचार व्यक्त किए कि जिनको चुनना है, शायद वो आडवाणी जी को चुनने की का मूड नहीं है उनका। तो अगर आडवाणी जी को नहीं चुनते हैं तो कौन व्यक्ति हो सकता है उनके लिए? और देखिए, अभी मैं दर्शकों को बताऊं कि इस चौपाल के जो एंकर हैं, मान्यवर हमारे साथी ब्रिजेंद्र मुदगल जी, इन्होंने सवाल हंस के पूछा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र अखिलेश अखिल ने हंसकर जवाब दिया। आप इस हंसी को समझ सकते हैं कि आडवाणी जी क्या हंसी के पात्र हैं, कि आडवाणी से जुड़ने वाले सवाल भी हंस करके लोग करते हैं, उत्तर भी हंस करके लोग देते हैं। तो यह बताता है कि आडवाणी जी अभी भारतीय राजनीति में हंसी के पात्र हो गए। एक दूसरा यह है कि यह बदली हुई भाजपा है। उसको भारतीय राजनीति मत कहिए, उसको कहिए कि भाजपा के भीतर हाँ, की राजनीति। आज भाजपा ही आज भारतीय राजनीति की पर्याय हो गई है। अब जैसे कि उस दौर में जब इंदिरा जी का पूरे उत्कर्ष था, तो बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया।
यह भी जुमला चला था। अब भाजपा ही अब भारत हो गई है और भारत ही अब भाजपा के रूप में जाना जाएगा, यह तो पर्याय अखिलेश जी बन गया है। लेकिन आपकी हंसी को मैं समझ रहा था कि आप क्यों आडवाणी जी पर हंसने लगे, और मुदगल जी भी मुस्कुरा के पूछ रहे थे। ये एक तो निश्चित रूप से कहा जाए कि आडवाणी जी हंसी के पात्र हैं। सच बात यह है कि आज मोदी जी जो इस देश के नए निजाम हैं और जो इस देश को इंतजाम दे रहे हैं, वह कितना बदतर है और कितना बेहतर ये देश की जनता समझ रही है। लेकिन मोदी जी को यहाँ तक पहुँचाने में जो नींव के पत्थर बने, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आज की स्थिति है, इसकी बुनियाद में आडवाणी जी की पूरी जिंदगी लगी है। आडवाणी जी ने पूरी जिंदगी लगा करके भाजपा को सींचा है, भाजपा को खड़ा किया है। क्योंकि वाजपेयी जी से भी माने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में वाजपेयी जी से भी ज़्यादा भूमिका उनकी है। और आडवाणी जी बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन हैं। उनके ऊपर एक बार दाग लगा तो दाग छोड़, जब तक कि दाग मुक्त नहीं हुए तब तक वो सदन में नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक तो मूल्यों की राजनीति, हम उनके आडवाणी जी के विचार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति को उन्होंने जो एक नया पॉलिटिकल वैल्यू दिया, जो उन्होंने मानक खड़ा किया, यह मानक तो अनुकरणीय है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, हम लोग देखते कभी कभी अखिलेश जी फिल्मों में जो फिल्में समझ में नहीं आती है तो उसको आर्ट फिल्म घोषित कर दिया जाता है। तो आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये बदली हुई भाजपा है। और इस बदली हुई भाजपा में निजाम कौन है? तो वह गुजरात के उस साबरमती से निकला हुआ जो अब कोई महात्मा नहीं है, मोदी है, वहाँ के अमित शाह। मेरा यही प्रश्न था कि अगर भाजपा को आडवाणी जी हजम नहीं हो रहे हैं तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इस आपकी निगाह में? देखिए, भारतीय जनता आज की भाजपा जिसको स्वीकार करेगी। जी, एक बात तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो अभी तक स्थापना 1952 के बाद जो दाग है, वो दलित विरोधी होने का, अल्पसंख्यक विरोधी होने का। जब संविधान दिवस मनाया भारतीय जनता पार्टी ने तो संकेत साफ हो गया कि किसी दलित को उठा करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो देख लेंगे परिणाम क्या है, तो किसी दलित को भी भारतीय जनता पार्टी चेहरा बना सकती है, या फिर अपने फेस लॉन्ड्रिंग के लिए किसी मुसलमान को भी ला सकती है। आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार लेकिन लाएगी तो उसको जिसका भाजपा से कोई संबंध होगा, बाहर से तो ला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने कार्यकर्ता उसके लिए पावदान है। मुदगल जी इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। कार्यकर्ता केवल एक पावदान है, पांव पोंछ करके सत्ता में जाइए और अपने लोगों को धकिया दीजिए, जो आडवाणी जी की स्थिति हो गई है। मुरली मनोहर जोशी की स्थिति हो गई है। ये तमाम जो नींव के पत्थर थे, उस पत्थर को उठाकर किसने फेंक दिया। हम अब एक नई भाजपा है। इस स्थिति में मेरा जो कहना है मुदगल जी, वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी कर सकती है, एक। लेकिन जो वर्तमान स्थिति आडवाणी जी को सहलाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिबेट उठाती रही इस देश में। रितेश जी, आपके हिसाब से आज की भाजपा क्या कर सकती है? मेरा मानना है कि आज की भाजपा वो बदली हुई भाजपा है। एक युग था जब हम अटल आडवाणी का युग कहते थे, अभी मोदी का युग है। और मोदी जी के आने के बाद जो एक नई परंपरा चली है, जो नई परिपाटी चली है, उसमें जो हमारे सहयोगियों ने जो कहा कि आडवाणी जी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनको हंसी का पात्र माना जाता है, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि आडवाणी जी की भूमिका आज भी उतनी ही भाजपा में है जितनी कभी 1952 से जनसंघ के समय से हुआ करती थी। और सांगठनिक भूमिका में मैं मानता हूँ कि वही बिरले ही ऐसे राजनेता हैं जो आडवाणी जी के कद के होंगे। इसके अलावा आडवाणी जी की उम्र जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में थोड़ी बाधा भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने उम्र को कभी बाधा नहीं होने दिया। और आडवाणी जी के नेतृत्व में हमने कई यात्राएं देखी जिन्होंने भाजपा को संगठित और सुगठित किया। और आज जो मोदी जी इस प्रधानमंत्री के जो इसमें एक कुर्सी तक पहुंचे हैं, उसमें आडवाणी जी की सर्वाधिक भूमिका है। अगर वाजपेयी जी के साथ जो है उनकी, और साथ में मुरली मनोहर जोशी, ये तिकड़ी जो है हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो भाजपा की नई नीति है, नहीं, क्या आप देखते हैं कि जैसे मैं इसको भाजपा जी अपने सीनियर लीडर्स को छोड़कर किसी नए आदमी को चुन सकती है? जैसे अब्दुल कलाम, उसको वो हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे कलाम। नहीं, वर्तमान समय में ऐसी स्थितियां तो मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि एक भाजपा की जो नई एक नीति बनी है उसमें यह है कि जितने भी 70 के लोग हो चुके हैं, जो 70 से ऊपर हो चुके हैं,
उसको संसदीय परंपरा के बजाय उनको एक राजतंत्रीय परंपरा में डाल दिया जाए। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि कई मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को गवर्नर बनाया गया। तो एक नई परिपाटी चल पड़ी है जो भाजपा ने अपनी एक शुरुआत की है। और मैं मानता हूं कि आडवाणी जी के साथ कई ऐसे नेता हैं जो आज के समय में गवर्नर भी और एक माने जाते हैं कि एक राष्ट्रपति पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जिन्होंने कई भूमिकाएं भी की हैं। उसमें राम नायक का नाम हम लोग शायद भूल रहे हैं। दूसरा ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि संघ की शाखा है भाजपा और संघ का भी एक ऊपर से वरद हस्त रहा है, तो कोई एक ऐसा ही नेता राष्ट्रपति के पद पर भाजपा लाएगी जो कि संघ की ओर से भी जिनका एक हाथ हो। क्योंकि मोदी जी को लाने में और बाकी जिस तरह से संघ के लोग भाजपा में आ रहे हैं सांगठनिक रूप में, हमने रामलाल को देखा जो समन्वय के लिए जो लाए गए, इसके अलावा कई संघ के नेता जो है वो भाजपा से लगातार जुड़ रहे हैं। क्या तो आपको ये लगता है कोई संघ का नेता राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ संघ का हाथ जरूर रहेगा इस राष्ट्रपति के चयन में। एक बात रितेश जी, मैं मुदगल जी मैं कह रहा था बीच में, रितेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आडवाणी जी का जो मूल्य है, आडवाणी जी की जो ताकत है, भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, जो बात कह रहे थे। लेकिन एक बात, इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लंबी योजना बना चुकी है, उसके लिए आडवाणी मूल्यवान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इस कुल की जो रीति नीति परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर चर्चिल का उदाहरण देती है कि चर्चिल जो है विश्व युद्ध में बड़ी भूमिका निभाए, लेकिन जब वो ब्रिटेन का चुनाव हो रहा तो चर्चिल को टिकट तक नहीं दिया गया। ठीक है, आडवाणी उस वक्त के हीरो रहे होंगे। अब उस हीरोइज्म इन पेट्रोटिज्म इज फेटल फॉर द नेशनलिज्म। संघ परिवार यह कहता है कि राष्ट्र भक्ति में हीरोवाद खतरनाक है। आडवाणी जी हीरो रहे होंगे। नहीं, जैसे रितेश जी ने कहा कि समय था, वो एक हाँ, समय था जिसमें आडवाणी जी हीरो रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे भविष्य में उसको क्या फायदा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जीने के क्या आधार हो सकते हैं, उस आधार को नकार करके आडवाणी मुंह में भारतीय जनता पार्टी नहीं फंसेगी। बाबा, मेरा सवाल ये था कि क्या संघ का कोई बड़ा नेता राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है? उसका एक ये भी है कि देखिए कि ये राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से देखने की बात है, अभी उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति बनेगी और उसके तुरंत बाद फिर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव की लगभग जो है ये शुरू हो जाएगी। नहीं, लोकसभा चुनाव तो 2019 में है, तैयारी तो अभी से ही शुरू हो गई है अभी। हाँ बिल्कुल, वो तो चुनाव के रिहर्सल जो है, लेकिन यूपी चुनाव के बाद जो है देखिए इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आडवाणी जी अब वर्तमान बीजेपी के लिए वोट कैचर तो है नहीं। पता नहीं 2019 के चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जी, या टिकट भी उनको ये माने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आडवाणी जी एक कैंडिडेटर हैं और बीजेपी को चाहिए कि आडवाणी जी को उस पद पर बैठाए। ये तो मान लीजिए कि आम जनता भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अब चूंकि इंटरनल जो उनका पॉलिटिक्स है, चाहे जो संघ की जो राजनीति है, राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए बाहर से भी लोग आते हैं, लाए जाते हैं। कलाम साहब को लाया गया, तो बीजेपी के भीतर भी इस तरह के भी कई कैंडिडेट हो सकते हैं। कलाम साहब को जब लाया गया तो ये भी ध्यान में रखा गया था कि भाजपा अपने दम पे राष्ट्रपति चुनने की स्थिति में नहीं थी। हाँ, लेकिन आज शायद भाजपा अपने दम पे राष्ट्रपति, लेकिन उस सहमति की तरफ अखिलेश जी, कल आडवाणी जी की निराशा जो कल छलकी है, उसमें राहुल जी ने मलहम लगाने का काम किया, सहलाया है आडवाणी जी को राहुल गांधी ने कि यह बिल्कुल जो आंतरिक लोकतंत्र के जो सवाल हैं, आडवाणी जी के दुख पर मलहम लगाने का काम कल राहुल गांधी ने किया। और ये संभावना बन सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी को आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने में कोई दिक्कत भी आएगी, तो एक स्पेस भी बन रहा है कि कांग्रेस के लोग भी यह आडवाणी जी को समर्थन दे दें। आप एक राजनीति भी यह हो सकती है कि आडवाणी जी को अभी विरोध में बुलवा करके कांग्रेस की सहानुभूति लेकर के अगर कहीं कुछ बाधाएं होगी राष्ट्रपति बनने में, तो राहुल गांधी भी सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो यह मामला है, लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है जो अखिलेश जी कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अंतर विरोध से गुजर रही है,
कोई दूसरा कोई विरोधी पैदा हो, कोई असली विरोधी नहीं आ जाए भारतीय जनता पार्टी को हैमर करने के लिए, उसको क्षति पहुंचाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी कला रही है कि अपने भीतर ही एक नए विरोधी को जन्म देती है पार्टी, ताकि दूसरे विरोधियों को जो है एक लग जाए कि चलो उसके पार्टी में भी ये चल रहा है। यह भी आडवाणी जी सातिर राजनेता हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, और संघ परिवार की यह एक योजना भी हो सकती है कि कोई दूसरा नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अन्य कोई विरोधी पैदा हो, उससे बेहतर है कि अपने ही किसी घर के ही किसी विरोधी को खड़ा करके डैमेज कंट्रोल किया जाए। यह भी इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस पे एक मेरा ये भी कहना है कि लगातार हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जितने भी वरिष्ठ पद हैं, जो मुख्य पद हैं, उस पर गुजरात कैडर के लोग ज़्यादा हैं। गुजरात कैडर के अमित शाह हैं, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, मोदी भी गुजरात से आते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, उनको भी लगभग ये गवर्नर हैं, RBI गवर्नर उर्जित पटेल वो भी हैं। तो एक मतलब गुजरात में ना हो, इसकी भी एक जो है वो चूंकि विपक्ष इसको, हाँ, विपक्ष इस पे भी चिंता जताएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि एक हिसाब से लालकृष्ण आडवाणी भी तो वहाँ के हैं, गुजरात के हैं। इसीलिए ये भी एक संशय की स्थिति है। ये एक संशय की स्थिति है कि शायद भाजपा इस वजह से कि सभी संवैधानिक पद या सभी बड़े पदों पर गुजरात काबिज ना हो जाए, जो सवाल विपक्ष हो सकता है कि एक उठाएगा, तो इसके लिए एक सहमति भी हो सकती है, जिसके लिए बादल भी एक बड़े कैंडिडेट के रूप में आ बिल्कुल है। है। और प्रकाश सिंह बादल का भी एक काफी अनुभव रहा है, अनुभवी लीडर है, और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के साथ भी और अन्य विपक्ष के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो भी एक कैंडिडेट हो सकता है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और काफी आरोप उनके ऊपर है। तो ये बात अलग है कि चूंकि उस समय संवैधानिक पद पर उनको बैठाने के पीछे का अपना जो भी गणित होता है अलग है। फिर अभी पंजाब चुनाव में क्या होता है जी, और पंजाब चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली का जो आपसी जो गठबंधन है उसकी क्या स्थिति होती है, ये भी देखने की बात होगी। प्रकाश सिंह बादल भी एक कैंडिडेट हैं, उधर मुरली मनोहर जोशी कैंडिडेट हैं, या आडवाणी जी कैंडिडेट हैं, या और कई लोग कैंडिडेट हो सकते हैं। कुछ उद्योगपतियों के भी नाम जी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये है कि आडवाणी जी डिजर्व करते हैं। और उद्योगपतियों में आप किसका नाम देखते हैं? कई लोग हैं, उसमें किसी का नाम लेना अभी ठीक नहीं है, कि नाम लेने से वो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा तो मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन के बारे में ही बोल गए, आपको याद होगा। तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो उम्मीदवारी सबकी बनती है। अब सवाल ये है कि केवल बीजेपी नहीं, विपक्ष की राजनीति को भी देखनी होगी। स्ट्रेंथ तो उधर भी है, चूंकि चयन प्रक्रिया में फिर जो है कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अखिलेश भाई, एक एंगल और इसमें मुझे लगता है कि एक एंगल और है इसमें, वो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर मूल्यहीनता का आरोप लगेगा, आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग का अगर चार्जेस भाजपा पर लगे, जैसे कांग्रेस के वक्त में जब कांग्रेस मर रही थी, कांग्रेस अपने वसूलों से डिरेल हो रही थी, तो प्रणब दा जैसे सिद्धांतों को जीने वाले जो उनके पास में उसके स्टॉक में थे, एकमात्र बचे हुए प्रणब दा थे। तो कांग्रेस के ऊपर जब भ्रष्टाचार के लगातार दाग लग रहे थे, तो कांग्रेस अपने बचाव में प्रणब दा को राष्ट्रपति बनाया। एक बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी पर कल आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग का या डिरेलमेंट का गंभीर चार्ज लगता है, तो उस चार्ज को वॉश आउट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह हो सकता है कि नहीं, मैं मूल्यों की राजनीति पार्टी करती है, सिद्धांतों की राजनीति करती है, ऐसे सिद्धांतनिष्ठ, ऐसे संगठक को राष्ट्रपति बनावे तो अचरज नहीं हो सकता। वह भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं हो सकती है, सम्मान करने की मजबूरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। इसमें एक और सवाल भी आता है कि अमूमन हम, जैसे कि बाबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दलित विमर्श जो है वो कम दिखता है, तो शायद भाजपा ये चाहे कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से कोई व्यक्ति, नहीं अल्पसंख्यक है, आदिवासी समुदाय के कई ऐसे मांग तो बहुत आदिवासी समुदाय से है, और चूंकि लेकिन इस समुदाय से दोनों समुदाय उसमें एक नजमा एक बड़ा किरदार निभा सकती है, क्योंकि नजमा जी को राज्यसभा के उपाध्यक्ष का भी बड़ा काफी अनुभव है इसके। है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, जैसे अखिल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें राष्ट्रपति के
जो चुनाव जो प्रक्रिया होगी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। जोशी जी भी हैं, वो भी तो टकटकी तो लगाए वहाँ- हुए हैं ना, तो वहाँ से- उनकी भी राजनीति मंशा सबकी होती है कि अंतिम पद पर जाएं। कुल मिला के इस अच्छा, ये मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि ये बातें अभी आपके जहन में कैसे आ गई ये बातें, क्योंकि हमको लग रहा है कि आडवाणी जी को पिछले 5-7 दिन से जो संसद में जो नहीं, आप नहीं, देख रहे आम थे भाजपा वालों से अगर और आप उनको बात करें, बोलने नहीं दिया जा किसी रहा भी था। बात- देखिए, ये कहानी फिर आप पीछे चलिए, जो प्रणव दा के टाइम में लास्ट आवर में क्या हुआ था कि प्रणव दा भी इस परिवेश से गुजर रहे थे उस समय, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी आहत भी थे, उनको कहीं कहीं ऊपर से लग रहा था जैसे अंकुश लगा हुआ है सत्ता सरकार का, तो वो भी माने बोल नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे। अंत में क्या हुआ कि कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बना दिया, राष्ट्रपति बने, विपक्ष की भी भूमिका उसमें रही, जो भी है। लेकिन आज लगता है कि इसी वजह से आप इस सवाल को पूछ रहे हैं कि जिस तरह से उनको बोलने नहीं दिया गया या जिस तरह से उनकी relate कर रहे हैं। राजनीति को- दोनों की कोई स्थिति तो बराबर बनती है। बहरहाल इस डिस्कशन से तीन नाम सामने आए हैं। एल.के. अडवाणी इन सब में अगर आप आम भाजपा के किसी वर्कर से या किसी नेता से बात करेंगे, आपको लगेगा कि अडवाणी इज द ओनली चॉइस फॉर देम। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कहीं से कोई ये वो मान नहीं के है, चलते ये हैं तो- कि एंकर साहब के रायसीना हिल्स का दरवाजा आडवाणी जी के लिए खुला हुआ है। हाँ। भावी राष्ट्रपति आडवाणी जी को मान ले। नहीं, ये मेरा ही मानना नहीं है। आप किसी भी भाजपा के वर्कर से या किसी भी नेता से बात करें तो वो अडवाणी फॉर देम इज द फर्स्ट चॉइस। और हम सिर्फ यही संभावना देख रहे थे क्योंकि अडवाणी सबकी तो चॉइस हो सकती है, लेकिन कुछ शीर्ष नेताओं की चॉइस नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में ये आपका आडवाणी मुंह तो नहीं बोल रहा है, कहीं आपकी नॉस्टैल्जिया जो है काम तो नहीं कर रही है कि आप जो है मेरी कोई नॉस्टैल्जिया नहीं काम कर रही है। मैं तो नहीं, आप आडवाणी लोगों जी के- डिजर्व जी, करते आप हैं, कुछ- आडवाणी जी को तो मैं देखिए, अब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आम भाजपा का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अडवाणी जी की तरफ देख रहा है। बाकी दो नाम और भी इस पैनल ने दिए हैं, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ठीक है, और प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश नहीं, सिंह बादल नजमा जी का नजमा जी का भी नाम आया। हाँ, नजीब जंग की भी चर्चा हुई थी। रही है। नहीं, जंग साहब की तो खैर हाँ, केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि नजीब जंग जो कुछ कर रहे हैं वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कर रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी तो नहीं, लेकिन ये है कि एक साथ दो महत्वपूर्ण पदों पर अभी तक अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम एक समुदाय के राजनीति नहीं में है। आप नजीब जंग साहब को या केजरीवाल साहब को आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए कि राजनीति भी खेल, उनकी भी सरकार है एक राज्य में, 3-4 चलिए राज्यों में धमक इन्हीं दे रहे 3, हैं। 4, 5, 6, लेकिन 7, इसमें 8 एक नामों नाम के साथ हम जी, चर्चा एक को नाम यार राम नायक का जो मैंने कहा था हाँ। उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि राम नायक के भी बड़े अनुभव हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि बहुत नहीं, निर्णायक बात होगा। सिर्फ अनुभव की नहीं है। इन 4-5 नाम जो संभावित हुए हैं, इनको सामने रखते हुए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।